मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब् चैनल् माध्यमेन। अद्य वयं षष्ठकक्षायाः रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे दशमः पाठः कृषिकाः कर्मवीराः इति पठामः। तो आइए क्रमशः सभी श्लोकों का वाचन और साथ ही साथ उनके अभ्यास को देखा जाए। सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। इस श्लोक को यदि हम देखें तो कृषिको नित्यम दो शब्द हैं। कृषिका नित्य अर्थात प्रतिदिन, शीतकाले अर्थात ठंडी के समय में भी, नित्यम अर्थात प्रतिदिनम, कर्मठो अर्थात क्रियाशीलो। यहाँ बताया गया है कि सूर्य चाहे कितना भी तपाए, मेघ चाहे कितना भी जल बरसाए अर्थात अत्यधिक जल बरसाए, विपुल शब्द का प्रयोग किया गया है, फिर भी कृषिका कृषको, कृषक और उसकी पत्नी, नित्यम प्रतिदिन यानी सर्वदा, शीतकाले भी कर्मठो, शीतकाल में भी अपने कार्य में लगे रहते हैं, अपने कार्य से विरत नहीं होते। पुनः एक बार देखिए, सूर्य चाहे कितना भी तपाए, सूर्यस्तपतु, मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, और मेघ चाहे कितना भी अधिक जल बरसाए, कृषिका कृषको नित्यम, कृषिका और उसका पति यानी कृषक दोनों प्रतिदिन शीतकाल में भी अपने कार्य में लगे रहते हैं अर्थात अपने कार्य से विरत नहीं होते। आइए अगला श्लोक देखें। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। अगले श्लोक में यानी इस द्वितीय श्लोक में यह बताया गया कि ग्रीष्म अर्थात गर्मी के काल में, शरीरम सस्वेदम, शरीर पसीने से, स्वेद कहते हैं पसीने को, शरीर पसीने से भरा रहता है। शीते कंपमयम सदा, और शीतकाल में शरीर कंपायमान रहता है, शरीर में निरंतर कंपन होता रहता है। और फिर भी हलेन चा कुदालेन, हल से और कुदाल के द्वारा, तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, तो अर्थात वे दोनों कृषक और उसकी पत्नी क्षेत्र का कर्षण करते रहते हैं अर्थात खेतों की जुताई निरंतर करते रहते हैं। यहाँ देखिए, ग्रीष्म में अर्थात गर्मी की ऋतु में कृषकों का शरीर पसीने से भीगा रहता है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। पुनः शीते कंपमयम सदा, और शीतकाल में अत्यधिक कंपन होता है उनके शरीर में, क्योंकि उनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं होते हैं, पर्याप्त साधन नहीं होते। तो इस श्लोक में बताया गया कि ग्रीष्म काल में शरीर पसीने से भीगा हुआ होता है और उनका शरीर शीतकाल में निरंतर कंपायमान रहता है, कंपन करता रहता है, यानी वो जाड़े से कांप रहे होते हैं। हलेन च कुदालेन, फिर भी वे हल से और कुदाल के द्वारा क्षेत्राणि कर्षतः, अपने क्षेत्र की गुड़ाई और जुताई करते रहते हैं। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं, हल के द्वारा और कुदाल के द्वारा कृषक निरंतर कार्य में लगे रहते हैं। अगला श्लोक देखिए। अगला श्लोक, उपानहो न पादयोः शरीरे वसनानिनो। आपके पाठ्यपुस्तक में, कुछ पाठ्यपुस्तकों में उपानहो न पादयोः के स्थान पे शब्द परिवर्तित दिया गया है। पादयोः न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अर्थात उनके पादयोः पैरों में, दोनों पैरों में जूते नहीं हैं, शरीरे वसनानिनो और शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, निर्धनम जीवनम कष्टम उनका जीवन निर्धनता से भरा हुआ है, सुखम दूरे ही तिष्ठति और सुख उनसे दूर ही रहता है। और उन कृषकों की स्थिति को बताते हुए यहाँ बताया गया, पादयोः न उपानहो, उनके पैरों में जूते नहीं हैं, शरीरे वसनानिनो और उनके शरीर पर
वस्त्र भी नहीं है, अर्थात पर्याप्त वस्त्र नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम, उनका जीवन निर्धनता से भरा हुआ कष्टपूर्ण है। और सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख उनसे दूर ही रहता है, अर्थात निर्धनता के कारण वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। श्लोक का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो उनके पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर वस्त्र नहीं है। उन कृषकों का जीवन निर्धनता से भरा हुआ कष्टपूर्ण है और सुख उनसे दूर ही रहता है। अगले श्लोक में कृषकों की दशा को बताते हुए आगे बताया गया कि गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति। यहाँ बताया गया कि उन कृषकों का घर किस प्रकार का है, जीर्ण है, अर्थात पुराना है। और वह पुराना होने के कारण से वृष्टिम वारयितुम न क्षमम, बरसात को रोकने में, वारयितुम अर्थात रोकने में, न क्षमम सक्षम नहीं है। तथापि कर्मवीरत्वम, फिर भी कर्मवीरत्व, किसका कर्मवीरत्व, कृषकों का कर्मवीरत्व, न नश्यति, फिर भी उन कृषकों का कर्मवीरत्व अर्थात अपने कार्य को करने की जो वीरता है, उनका लक्ष्य है, उससे वो विरत नहीं होते हैं, निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। कृषकों का घर अत्यंत जीर्ण अवस्था में है, पुराना है, जो कि बारिश को रोकने में भी सक्षम नहीं है। फिर भी उन कृषकों का अपने कर्म के प्रति वीरत्व या श्रद्धा कम नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ देखें तो उन कृषकों का घर जीर्ण है, जो बारिश को रोकने में सक्षम नहीं है। तथापि अर्थात फिर भी कृषकों का कर्मवीरत्व न नश्यति, उनका कर्मवीरत्व समाप्त नहीं होता है। अब कृषकों के कर्मवीरत्व से इस धरा की स्थिति क्या हो जाती है, यह बताते हुए इस अगले श्लोक में बताया गया। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, अर्थात तयोः, उन दोनों के, अर्थात कृषक और उसकी पत्नी के द्वारा, श्रमेण, श्रम किए जाने से, क्षेत्राणि, सस्य पूर्णानि सर्वदा, खेत निरंतर पौधों से भरे रहते हैं। कृषक और उसकी पत्नी के द्वारा किए गए श्रम के कारण से खेत हमेशा पौधों से भरे हुए रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, और धरती सरस हो जाती है, सरस अर्थात देखने में सुंदर लगने लगती है। या शुष्का कंटकावृता, जो पहले सूखी हुई थी और कांटों से ढकी हुई थी, ऐसी धरती कृषकों के परिश्रम से पौधों से युक्त हो जाती है और देखने में अच्छी लगने लगती है। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ देखें तो या धरित्री, जो धरती, शुष्का कंटकावृता, शुष्क और कांटों से भरी हुई थी, सूखी और कांटों से भरी हुई थी, सरसा जाता, सरस हो गई है। और उस सरस होने का कारण है तयोः श्रमेण, उन दोनों कृषक और उसकी पत्नी के श्रम के कारण ये धरती हमेशा सस्यपूर्ण होती है, अर्थात पौधों से युक्त रहती है। और अंत में बताया कि साकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। अब कृषक अपनी खेती के द्वारा लोगों को सब्जियां, फल, अन्न और दूध प्रदान करते हैं, फिर भी निर्धनता के कारण वह भूखे प्यासे रहते हैं। तो अंतिम श्लोक में उनके लिए जनपालकौ शब्द का प्रयोग किया गया, लोगों का पालन करने वाले। तो यहाँ बताया कि सर्वेभ्य एव, सभी को ही, साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा, दे करके, तो वे दोनों, क्षुधा अर्थात भूख, तृषा अर्थात प्यास, आकुलो अर्थात व्याकुल, सभी को सब्जियां, फल, अन्न और दुग्ध प्रदान करके भी वे दोनों भूख प्यास से नित्य व्याकुल रहते हैं। वे विचित्र जनपालक हैं, अर्थात स्वयं को कष्ट में रखते हुए जन सेवा के लिए निरंतर इन खाद्य पदार्थों
का उत्पादन करते रहते हैं। इस प्रकार से हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। आइए इस पाठ के अभ्यास को देखें। वर्णों का उच्चारण करें। सूर्यस्तपतु कंटकावृता वारयितुं शीतकालेपि उपानहौ सस्यपूर्णानि जीर्णं क्षुधातृषाकुलौ ग्रीष्मे विचित्रौ। दूसरे श्लोक को देखें तो गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं हलेंच कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः उपानहो न पादयोः शरीरे वसनानिनो तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। अगले श्लोक में हमने देखा होगा कि जिन बातों को श्लोकों में कहा गया है उनके माध्यम से हमें जो बातें यहाँ इस तृतीय अभ्यास में अनुचित लगे वहाँ पर ना लिखना है और जो बातें उचित हो वहाँ पर आम लिखना है। तो प्रथम में आम रहेगा। कृषिका शीतकालेपि कर्मठा भवन्ति, कृषक शीतकाल में भी काम करते हैं। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, तो यहाँ नकारात्मक अशुद्ध दिया गया है, इस कारण से यहाँ पर न हो जाएगा। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, आम सभी को अन्न प्रदान करते हैं। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, कृषकों का जीवन कष्टपूर्ण नहीं होता है, यह अशुद्ध वाक्य है। कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति, हाँ वे खेतों को पौधों से भर देते हैं। शीते शरीरे कंपनम न भवति, तो यह गलत है, शीतकाल में शरीरों में कंपन होता है। धरित्री श्रमेण धरित्री सरसा भवति, हाँ धरती श्रम के द्वारा ही सरस हो जाती है, देखने में सुंदर लगती है। चौथे अभ्यास में मंजूषा से हमें शब्दों को चुन करके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वसनानि अर्थात वस्त्राणि, सूर्य रवि, तृषा पिपासा अर्थात प्यास, विपुलम अर्थात अधिक, जीर्णम प्राचीनम, धरित्री पृथ्वी। इसी क्रम में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, तो उत्तर लिखते समय प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर ही उचित शब्द लिखा जाता है, तो हलेन हल के द्वारा। केसाम कर्मवीरत्वम, तो आप देखेंगे कृषकाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। समेण का सरसा भवति, यहाँ प्रश्नवाचक का है, स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर धरित्री, ऐसा उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम से कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, यहाँ आप देखें तो किम किम 2 बार प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया है। तो जितने भी पदार्थ कृषक सभी को देते हैं, साकम अन्नम फलम दुग्धम च यच्छन्ति, ऐसा लिख करके हम अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, तो सुखम दूरे ही तिष्ठति हमने श्लोक में पढ़ा था, तृतीय श्लोक में। तो यहाँ पर सुखम दूरे ही तिष्ठति, ऐसा उत्तर प्राप्त होगा। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।